हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का आपके सामने डीपली अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी एग्ज़ाम 24 तारीख और 23 तारीख को दिसंबर में बिहार एसएससी की होने का अब कंफर्म बात आ गई है और एग्ज़ाम आपको 23 और 24 दिसंबर को ही लिया जाएगा एक एक पाली में। तो आप लोग अभी कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी आप चीज़ पढ़े हैं उसे रिवीजन करेंगे, आपको वही काम में आएगा। नया पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर जो है उसको आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से और अच्छा स्कोर जरूर कीजिएगा। जीके जीएस में अगर जो भी स्टूडेंट 65 से 60 क्वेश्चन बना के आएगा तो उसका स्कोर कम से कम 115 और 120 के आसपास चला जाएगा। अन्यथा आपका जीके जीएस में अगर कम स्कोर होता है तो आपका रिजल्ट में कहीं से दिक्कत होने की संभावना आ सकती है। तो ऐसा कर ले रिवीजन की वहाँ आपको दिक्कत ना हो। मैं इतना वीडियो जीके और जीएस का डाला हूँ, अगर जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को अच्छे से देख ले। आज यह मेरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज का 42 नंबर सेट है। अभी तक मैंने 41 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में है, जाके स्टूडेंट वहाँ से डाउनलोड करें और उसको सेट को बनाएं और अच्छे से उसका डिस्कशन कर लें। आपको कहीं से भी दिक्कत होने की संभावना नहीं रहेगी। और बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात किया जाए तो अब इसे सेट प्रैक्टिस बंद किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ अब है आपको 15 से 20 दिन में रिवीजन करना है। रिवीजन करने से होता क्या है, जो डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें अब स्पेशल एक जीके जीएस का रिवीजन का सीरीज एसपीडी का बुक आता है, जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। उसे रिवीजन करने का प्रयास किया जाएगा। आज उसकी घोषणा लाइव ग्रुप डिस्कशन में हम करेंगे और आप उसे 15 दिनों में मैं पूरे ख़त्म करवाने का प्रयास करूंगा जीके और साइंस का। उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और रिवीजन भी काफ़ी अच्छा तरीका से हर पर्सन का हो जाएगा। तो चलिए आइए, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। आइए आज 42 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के क्षेत्र का पठार है। तो मोना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे है? गिरवन, सुंदरवन, कच्छ के रण में और पूर्वी घाट में। तो इसका प्राकृतिक निवास स्थान आपको कच्छ के रण, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ है। गिर में आपको शेर रहता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 720, 767, 876 और 920। तो इसकी दूरी आपको 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांग साउ दर्रा। तो कौन सा दर्रा है जो कि आपको उत्तर और पश्चिम में है? दर्रा तो सब वहीं पर है लेकिन उत्तर पश्चिम में। बोमडीला दर्रा आपको उत्तर पश्चिम में स्थित है। यांगयाप भी अरुणाचल प्रदेश में, दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा के, महानदी, माही और चंबल। तो ब्राह्मणी आपको महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, इसकी सहायक नदी है। नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलता है और अरब सागर में जाकर गिरता है, यह एस्चुरी बनाता है। चंबल नदी के किनारे आपको कोटा शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा सागर को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा सागर को ऊंची कीमतें पर कीमत निर्देशांक में वृद्धि, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि और विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो इसे कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी कि ऊंची कीमतें की वृद्धि से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुद्रा को जारी करने और उनके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति निम्नलिखित में से क्या है? तो नियत रिजर्व अनुपात है, नियत रिजर्व न्यूनतम
रिजर्व अनुपात है, अनुपातिक रिजर्व है और परिवर्तिक रिजर्व अनुपात है। तो ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि न्यूनतम रिजर्व अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 8, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता, कच्चे माल की कमी, भारी उद्योग अभिनीति और अवशिष्टि की अवस्था। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक दर से कमी का ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण कम हो जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा, ऋण नहीं बढ़ेगा और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी यानी कि ऋण बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित का परिसर नाम नहीं है? कोर्ट, तो टेनिस, खो खो, कबड्डी और पोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में आपको 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? फिल्म के क्षेत्र में 1901 में, 1914 में, 1929 में और 1951 में। तो फिल्म क्षेत्र में आपको 1929 से दिया जाता है। 1901 में डिगबोई तेल क्षेत्र जो कि असम में पड़ता है उसकी स्थापना हुई थी। और 1914 की बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था जो कि 1914 से 18 तक चला था। 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद, तबला, सितार और शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो वह शहनाई से संबंधित था। हरि प्रसाद चौरसिया तबला वादक थे और संतूर बजाते थे शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, शिलंग में, कोलकाता में और भुवनेश्वर में। तो थल सेना के 5-7 कमान है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्वी कमान कहाँ पे है? तो पूर्वी कमान आपको कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो 9 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन के आयोजन कहाँ पर किया गया था? वर्ष 1997 में नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और क्योटो में। तो यह किया गया था आपको क्योटो में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, केन्या की राजधानी नैरोबी है और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय आपको लंदन है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन स्वर्ग नहीं है? वन स्वर्ग नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं है लेकिन सुरक्षित वन और राष्ट्रीय वन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कर्नाटक बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क जो है आपको उत्तराखंड, यह भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, यह भी आपको सही है, लेकिन पिन वैली आपको सिक्किम में नहीं है। गलत को चुनना था तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन जैव नवीकरणीय है? रबड़, प्लास्टिक, पॉलीथीन और ऑप्शन डी सभी। तो जैव नवीकरणीय पूछा गया तो आपको रबड़, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो किसको पढ़ने वाले को? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। यह सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 से 28 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले के अध्यायी कहा जाता है।
सबसे बाद क्या वेद? आपको अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, ज्ञान और निरुक्त। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको ज्ञान वेदांग नहीं है। पुराण 18 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है और उपनिषद की संख्या आपको 108 है। ये सब भी आपको डाटा याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से उनके प्रवर्तक कौन सुमेलित नहीं, यानी कि गलत है। न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन की बात गौतम, यह बिल्कुल सही है। साख्य दर्शन कपिल, ये भी आपको सही है। उत्तर मीमांसा जैमिनी नहीं होगा, बद्रायण होगा और पूर्व मीमांसा को जैमिनी कहा जाता है। और वैश्विक उलूक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसमें आपसे गलत ही पूछा गया है, गलत को ही चुनना है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको गलत है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सही है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सही है। बाबर, हुमायूं और अकबर सही है। तो गलत आपको ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां, अमीर अली और सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1562 में, 1570 में, 1571 में और 1579 में। तो यह 1581 में 71 में स्थानांतरित किया था। 1575 में मजहर की घोषणा, 1579 में मजहर की घोषणा की थी और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था और 1582 में इलाही धर्म की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 25, झलकी की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य में हुआ था? निजाम एवं बालाजी बाजीराव, निजाम एवं बालाजी बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क एवं बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झलकी का हुआ था आपको निजाम एवं बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ल्स मेटकप तथा रणजीत सिंह के मध्य में अमृतसर के संधि कब हुआ था? 1798 में, 1809 में, 1815 में, 1829 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1809 में अमृतसर के संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? सबसे पहले 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो डिजरायली, टी.आर. होम्स, लॉरेंस एम सीले और उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह किसने कहा था? तो लॉरेंस एम सीले ने कहा था। 1857 के क्रांति में बिहार से वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अली मुस्लियार, शरियतुल्लाह मियां, सीताराम राजू और दुर्जन सिंह। तो किसने किया है, यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि शरियतुल्लाह मियां। खांसी हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक दोनों होते हैं? तो प्रस्तावक एवं अनुमोदक आपको 50-50 होते हैं और उपराष्ट्रपति में 25-25 होते हैं। और दोनों की जमानत राशि की बात करें तो 15,000 उनकी जमानत राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 30, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? परिसीमन आयोग के तहत पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 84 है एससी के लिए और 47 है एसटी के लिए। और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 131। क्वेश्चन नंबर 31,
प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कार्य अवधि कितना होता है? मार्च से फरवरी, मई से अप्रैल, जुलाई से जून और अप्रैल से मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा मई से अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 32, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। तो कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विधि के निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन। विधि की प्रक्रिया यहाँ पर पूछा है तो ब्रिटेन से लिया गया है, फ्रांस से आपको भाईचारा लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और जापान से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था? तो गोपालवाद, बेरुवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि बेरुवाड़ीवाद। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक के अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 33। तो यह किस में वर्णित है? तो आपको ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 29 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो नहीं वाला चुनना है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र तथा राज्यों के मध्य में वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नीति आयोग का बात गैर संवैधानिक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H11O6। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक मूत्राशय में गंध किस के प्रभाव के कारण आता है? किस गैस के? क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और सी दोनों। तो किसके कारण आता है? तो अमोनिया के कारण आता है, जिसका सूत्र आपको NH3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, जो कि मोटर वाहन से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इथेन, ब्यूटेन, मीथेन और बेंजीन। तो कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि मीथेन। क्वेश्चन नंबर 41, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? गति के नियम को न्यूटन, डार्विन, आर्किमिडीज और आइंस्टीन। तो किसने किया था गति के नियम को? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि न्यूटन ने किया था। आइंस्टीन का इक्वेशन था E = mc²। उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? पूछा गया कि ऊष्मा का इकाई कौन नहीं है? तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो इसमें ऊष्मा का इकाई आपको वाट नहीं है, वाट जो है आपको शक्ति का है, बाकी तीनों ऊष्मा का इकाई है।
क्वेश्चन नंबर 43, एक सुरंग में 100 वाट के क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तब कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट और 20 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 10 यूनिट इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 44, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था और यह विवाद में क्वेश्चन चला गया था। लोहे पर जंग लगने में उसके भार में क्या होता है? भार घटता है, भार बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगेगा तो वह बढ़ेगा, लेकिन जंग को झाड़ दिया जाएगा तो घट जाएगा। दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन अच्छे से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रेसिका कंपोस्ट्रिक किस पौधे का वनस्पति नाम है? मक्का, समान, गेहूं, कट्टू और सरसों। तो किस पौधे का नाम है? तो आपको यह सरसों का नाम है और भारत में सरसों सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज पूछा गया है, कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि प्रोफेज है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशिया में और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि यकृत तथा पेशिया में होता है ग्लाइकोजन के संग्रह। शरीर के अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करता है, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है और तंत्रिका क्रियाओं के नियंत्रण करता है। तो शरीर के एंजाइम बहुत आवश्यक है क्यों, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है? ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, मोनोसैकेराइड्स और डायासैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मोनोसैकेराइड उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 42 के 50 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वृक्क में, यकृत में, अग्नाशय में और छोटी आंत में। तो यूरिया का निर्माण आपको शरीर में यकृत में होता है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। छोटी आंत में भोजन ज़्यादा देरों तक पचता है। आइए अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। अलकनंदा एवं भागीरथी संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अलकनंदा एवं भागीरथी को देवप्रयाग संगम, अलकनंदा एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग संगम, अलकनंदा एवं पिंडार यानी कि कर्णप्रयाग संगम। अलकनंदा सभी में है 3 में, लेकिन एक लास्ट में है धौली गंगा और विष्णु गंगा जो कि विष्णु प्रयाग से। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग।
आइए यहाँ पर नदी का उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ जो है सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास और झेलम है। यह आपकी 5 नदियाँ जो कि प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदी है। गंगा नदी गोमुख से निकलती है, जो यमुना, गंडक, बागमती और आदि इसकी सहायक नदियाँ है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी बात करें तो जमुना है। और गंगा नदी की लंबाई आप हमेशा याद रखेंगे 25 से 25 किलोमीटर, यह क्वेश्चन कई बार पूछता है। और गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर आपको कानपुर है और राजधानी पूछेगा तो आपको पटना राजधानी है। आइए यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ है। चंबल, बेतवा, केन। कोसी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है और लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी यानी यारू, ये सब इसकी सहायक नदियाँ, जिसे बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है और हालन बांजरा इसकी सहायक नदी है। तावा भी इसकी सहायक नदी है। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेम यूंग डुंग हिमानी यानी कि मानसरोवर झील से निकलती है और मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियाँ, ये सब याद होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदी है। महानदी सिहवा के पास यानी छत्तीसगढ़ से निकलता है और ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से, कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वारधा इसकी सहायक नदियाँ है। और दक्षिण भारत के सबसे लंबी भी नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। भवानी, अमरावती, हेमावती इसकी सहायक नदी है। अब कुछ जल संधि है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 10 डिग्री आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लघु अंडमान और कार निकोबार। दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। और पाक स्टेट की बात करें, पाक स्टेट आपको तमिलनाडु और श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करता है। अब आइए कुश झील। भारत के सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो आपको चिल्का झील है। भारत के सबसे खारे पानी के झील की बात करें तो भी चिल्का है। दोनों काफ़ी वीवीआई है, आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील जो कि सिक्किम में है। भारत में ज्वालामुखी का द्वार निर्मित झील कौन सा है तो लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य में स्थित झील कौन सा है तो हुसैन सागर झील है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में। लोटकक झील की बात करें तो लोटकक झील आपको मणिपुर में है। लोटकक झील मणिपुर में जो कि तैरता हुआ झील की भी लमजाव है। लोटकक झील भी आपको मणिपुर में है। अगला है वेम्बनाथ झील आपको केरल में है। तो इस तरह जो भी स्मरणीय तथ्य था आपके सामने मैंने काफ़ी किफ़ायती तरीके से बताया हूं, जो कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहता ही है। तो इस सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट होइएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें इस सीरीज से आपको लाभ मिलेगा। और इसका मंडे टू सैटरडे यह चलता है, 8 बजे इसका वीडियो डाल दिया जाता है और 7 बजे के आसपास में इसका टेलीग्राम में PDF भी डाल दिया जाता है। वहां से सेट को बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका नंबर 35 प्लस से आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर 30 आ रहा है तो आपको मेहनत करने की थोड़ा ज़रूरत है। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जो कि एग्जाम के तरीका से पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको जरूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो नए लोग जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। चलिए इसी के साथ मैं सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।